इन प्रोसेस रहेगा। पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, जो भी वैकेंसीज है उसकी, उसके बाद उसके फॉर्म्स फिलअप कराए जाएंगे, एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब सब तरह से आपके सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, द नेक्स्ट इज abolition of untouchability and prohibition of its practice, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन किया गया है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, अबॉलिस्ट कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है ना। जो आर्टिकल नंबर 17 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस। पहले जो अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस में था, अगर हम बात करें, अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है, छुआछूत। जैसे किसी को हम नीची जाति का बोलकर या उसको किसी तरीके से नीचा दिखाकर उसको अगर हम उसके साथ छुआछूत की भावना रखते हैं, अनटचेबिलिटी रखते हैं, तो इस ये मतलब एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। हमको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। लॉ, उसके लिए लॉ बनाए गए हैं और उससे पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर ये कोई प्रैक्टिस में रखता है तो। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। द नेक्स्ट इज abolition titles except military and academic, article number 18। The constitution has also abolished the practice of conferring titles and honors on individuals as it goes against the principles of social equality। उपाधि, एक तरह से जो टाइटल होते हैं, टाइटल मैंने आपको बताया उसे कहते हैं उपाधि कहते हैं। उपाधि जैसा आपने देखा होगा पुराने समय में राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी, कई तरीके से उनको उपनाम दिए जाते थे, तो उसे अब हमारी सोसाइटी में मतलब समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। सिर्फ किन दो फील्ड में हमको ये मिल सकती है उपाधि, एक तो मिलिट्री और एक एकेडमिक। मिलिट्री में आपने देखा होगा परमवीर चक्र दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है टाइटल से। एकेडमिक तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये मतलब एक हमारा राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल नंबर 14 to 18 है, और ये मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। Our second fundamental right is right to freedom, which is enshrined in Articles 19 to 22 of the Constitution, जिसमें फर्स्ट है आर्टिकल नंबर 19 जो हमारे 6 बेसिक राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। द फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। फर्स्ट है जिसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है हमें, चाहे वो वर्ड्स में हो या राइटिंग में हो, हम बिल्कुल फ्री हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर, असेंबली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मीन्स बिना हथियारों के हम किसी भी हमको मतलब हम कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, पर हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। द नेक्स्ट इज एसोसिएशन, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशंस एंड यूनियंस, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, मजदूर यूनियंस होते हैं, प्राइवेट एसोसिएशंस होते हैं, तो इनको बनाने की हमें आजादी है। अलग अलग तरह के यूनियंस बनते हैं, वो हम बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज मूवमेंट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी पार्ट में इंडिया के हम मूव कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है, घूमने जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं सारे राइट्स में, तो वो आप बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेसिडेंस, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया की किसी भी पार्ट में आप रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो, आपको उसकी फ्रीडम है। द लास्ट वन, 6 नंबर इज प्रोफेशन, you have freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। आप किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपकी उसको फ्रीडम है। ऑक्यूपेशन के लिए ये जरूरी है कि जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए होगी, उसके लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इस तरह से। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस।
ऑफेंस मीन्स अपराध। अपराध के लिए मीन्स किसी को भी पर्सन को एक्यूज ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, पर उसको कुछ प्रोटेक्शंस भी दिए जाएंगे जब तक कि उसे कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 क्या हमको बताता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी और हिज हर लाइफ एक्सेप्ट according to procedure established by law। मीन्स किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब उसके जीवन को छीना नहीं जा सकता है। सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको उसका राइट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ओनली अ पर्सन कैन डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी व्हेन इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ओनली। जब लॉ के अकॉर्डिंग होगा तभी उनसे उसकी लाइफ को छीना जा सकता है। The last is protection against arrest and detention in certain cases। Means a person who is arrested will have to be told the reason for such arrest। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो हमें उसको मतलब जो पुलिस है उसको बताना पड़ेगा कि उस पर्सन को किस लिए अरेस्ट किया जा सकता है। द अरेस्टेड सिटीजन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मीन्स विद इन 24 आवर्स उनको हमको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना है जिसे भी अरेस्ट किया गया है। ये मतलब पुलिस की ड्यूटी है और ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, मतलब हमको उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय काउंसलिंग एंड एंगेजिंग अ लॉयर। इसके लिए अगर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं मतलब हमको अरेस्ट किया गया है विदाउट एनी रीजन, तो हम पर्सनल अपना काउंसलर हायर कर सकते हैं, पर्सनल एक लॉयर हायर कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा राइट है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल नंबर 19 टू 22 डिस्क्राइब किया गया है। Our third fundamental right is right against exploitation, which is described in article number 23 and 24. The Indian Constitution recognizes the dignity of the individual and protects him/her against any form of exploitation। Exploitation means ज्यादती, शोषण, जो हमारे साथ अगर हमारे बिना मर्जी के जो काम कराया जाता है ना, हमारा शोषण किया जाता है, हमारे साथ ज्यादती होती है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इन आर्टिकल नंबर 23 and 24 द राइट टू एक्सप्लॉइटेशन क्लियरली प्रोहिबिट्स। क्या है सबसे पहला इसमें आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग मीन्स खरीद और बिक्री, ह्यूमन बींग्स की मतलब एक व्यक्ति की, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उसकी उनकी खरीद और बिक्री पे। और सेकेंड है उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, विदाउट देयर मीन्स विल हम उनसे काम नहीं करा सकते, उनकी इच्छा के बिना उनसे काम नहीं कराया जा सकता। जैसे कि बॉन्डेड लेबर जो होते थे, बॉन्डेड लेबर मीन्स जिनको मजदूर बना दिया जाता था एक तरह से, उनकी विल के बगैर, उनकी चाह के बगैर, और उनको मनमानी सैलरी दी जाती थी। तो इस तरह से इसको बिल्कुल भी इस पर रोक लगा दी गई है, किसी भी मजदूर से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया नहीं जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc. Adolescents between 14 and 18 years cannot be employed in any hazardous occupation। Means जो बच्चे हैं जिनकी एज 14 to 18 years के बीच में है, उनसे किसी भी तरह का हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दे सकते हैं, किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी फैक्ट्री, माइंस या अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन मीन्स खतरनाक जो काम होते हैं उनमें अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक एक्ट भी पास किया गया था, जिसे हम लोग अब अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये पास हुआ था, विच प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल एम्प्लॉयमेंट। जिसके मतलब बाद जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, मतलब जो 14 ईयर्स से छोटे हैं
बच्चे, उनको किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया सकता, मतलब वो कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, उनसे काम कराना मीन्स एक तरह से अपराध की श्रेणी में आएगा, है ना। The fourth fundamental right is right to freedom of religion. The Constitution guarantees the right to freedom of religion under Article 25 to 28, according to which all religions are equal before the law. सारे ही religions law के सामने क्या है, बिल्कुल equal हैं, किसी भी तरह का उनमें discrimination नहीं है। The आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ही शी बिलीव्स इन। कोई भी पर्सन जिस भी रिलीजन में विश्वास रखता है वो उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, मीन्स अपना सकता है, उस रिलीजन का हो सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, लोगों में उसको उसके मैसेजेस को पहुंचा सकता है, उसकी जो प्रीचेस हैं उसको स्प्रेड कर सकता है। ये मतलब इसमें हमें आर्टिकल नंबर 25 में इसकी आजादी मिली है। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो भी किसी भी धर्म के आपसी विचार हैं या जो भी उनके काम है वो उनको आपस में मैनेज कर सकते हैं। मीन्स एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज द राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस एंड टू मैनेज इट्स अफेयर्स। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियन। मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स the imparting of religious instructions in school run by the state or receives aid from the state। means अगर किसी भी तरह का हम किसी रिलीजियन के प्रमोशन के लिए कुछ फंड है या डोनेशन है, उस पे जो स्टेट है वो किसी भी तरह का टैक्सेस नहीं लेगा। The fourth number is freedom from attending religious institutions or worship in educational institutions। means no citizen can be denied admission in any educational institution। means कोई भी citizen इसलिए डिनाइड नहीं कर सकता किसी भी, मतलब जो भी educational institution है उसमें सारे religions के लोगों को admission मिलेगा। और aided by the state on the basis of religion, caste और race। उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता है, इधर वो किसी भी रिलीजन के हो। सो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। The fifth fundamental right is cultural and educational rights, article number 29 to 31। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स कल्चर्स। हमारा भारत क्या है, यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत सारी अलग अलग कल्चर और संस्कृति, मतलब जो बोलना चाहिए कल्चर है एक तरह से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि जिनकी संख्या कम है, जो रिलीजियस लोगों की संख्या कम है हमारे इंडिया में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड मेंटेन दिस डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। These rights address the concerns of minority community। ये स्पेशली ये जो राइट्स हैं ये किनको ध्यान में रखकर या किनके कंसर्न्स के लिए बनाया गया है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। भारतीय संविधान जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा माइनॉरिटीज की कल्चरल और एजुकेशनल चीजों को ध्यान में रखकर ये राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो क्या है, एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज द राइट टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें अपनी जो हमारी स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको अपनी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर, इन तीनों चीजों को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उनको कंजर्व करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का। इसका मतलब ये है कि उन पर कोई भी अदर कल्चर जो है वो उन पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता है उन पर, किसी अन्य धर्म का मानने के लिए उनको मतलब बाध्य है ना, नहीं किया जा सकता है।
The second is admission to any educational institution founded by government cannot be denied on the grounds of religion, caste, region or language. किसी भी संस्थान में, है ना, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों को अपनी रुचि के, मतलब अपने इंटरेस्ट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का, उनको स्टार्ट करने का अधिकार दिया गया है, मीन्स उनको ये राइट दिया गया है उन पर. थर्ड इज एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स चॉइस. मीन्स कि जो भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज है अपने इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट कर सकती हैं, अपना एजुकेशनल जो अपने रिलीजियस एजुकेशन है उसको स्प्रेड कर सकती है. उन पे किसी भी तरह का इम्पोज नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया जाएगा उन पर. ये था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 29 to 31 है. The last is right to constitutional remedies, article number 32. Constitutional remedies means in order to ensure that citizens' rights are respected by the states. ये इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारे सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के द्वारा रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज provided for the right to constitutional remedies under article number 32. If this itself is a fundamental right, ये एक तरह से fundamental right ही है, and makes other rights effective by virtue of this right. If it will not respected by the state, if our fundamental rights are not respected by the state, then what we can do, citizens are empowered to approach the Supreme Court. हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. एनी ऑफ हाई कोर्ट्स, एनी ऑफ हाई कोर्ट्स मतलब किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और एनी अदर कोर्ट, किसी भी और कोर्ट में जा सकते हैं. इफ he she thinks any of his her fundamental rights has been violated by the state. अगर किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और एनी अदर कोर्ट में हम जाकर अपने पिटीशन लगा सकते हैं. ठीक है. तो सेकेंड है, the Supreme Court and the High Courts have the power. Supreme Court और High Court के पास क्या है, पावर है, to issue directives, orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. हमारे fundamental rights की सुरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, उन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो डायरेक्टिव्स और रिट्स इसके थ्रू इशू कर सकते हैं. डायरेक्टिव्स मीन्स यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जिसमें से कि ये दिया गया होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो वायलेट हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, और उसके थ्रू मीन्स अगेंस्ट क्या पनिशमेंट्स हैं. एंड रिट्स यहाँ पर ये है कि रिटन कमांड्स, रिट्स को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जो रिटन कमांड्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है by the court or other legal authority to act or abstain from performing some illegal act. जो illegal act हुए हैं उसको मीन्स जो illegal act है उसके abstain में ये writs जो है वो इशू की जाती है. तो ये था हमारा लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. The last topic of this chapter is fundamental duties. Fundamental duties क्या है हमारी? The fundamental duties are a novel feature of the Indian Constitution. Originally, the Constitution of India did not contain the fundamental duties. Means जब Constitution हमारा बना था तब किसी भी तरह के fundamental duties उसमें prescribed नहीं किए गए थे. However, it was felt that the relation between the people and the state is reciprocal. If people enjoy certain rights,
they must also fulfill duties towards the state. अगर हम कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, तो अगर हमें उन राइट्स, कुछ राइट्स है हमारे पास, तो हमें कुछ ड्यूटीज को भी फुलफिल करना होगा, ऐसा बाद में सोचा गया. Although there is no provision in the constitution for direct enforcement of any of these duties. हमारे constitution में इनको direct force में लाने के लिए किसी भी तरह का provision नहीं है. Yet the courts are guided by these duties while interpreting various law. इसके लिए direct हमारी जो court है वो इसमें हस्तक्षेप करती है. मीन्स अगर किसी तरह का कुछ इसमें हमारी जो fundamental duties है अगर वो हम परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम पनिशमेंट के अधिकारी हो सकते हैं. हमको मतलब डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा वी आर पनिशेबल. द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इट इंट्रोड्यूस्ड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था. किसमें? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. ठीक है. इन आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में जो कि डिस्क्राइब्ड किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हैज added one more fundamental duty. एक और fundamental duty इसमें add कर दी गई थी. As a result, there are now 11 fundamental duties. हमारी अब कितनी fundamental duties है? 11 fundamental duties है prescribed for the citizen of India. As a citizen of India, we have to follow 11 fundamental duties prescribed for us. I am going to explain it now. What are the 11 fundamental duties? Our first fundamental duty is to abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमको फॉलो अप करना है. अबाइड मीन्स रिस्पेक्ट करना है हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमारे नेशनल स्ट्रगल में जो आइडियल्स थे, है ना, स्वतंत्रता के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, उसको इंस्पायर्ड करने के लिए जो भी हमारे आदर्श थे उसको बाय हार्ट करना, उसको फॉलो अप करना, ये भी हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है. द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बनाए रखना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. फोर्थ नंबर, टू डिफेंड द कंट्री and render national service when called upon to do so. मीन्स जैसे देश की हमको अपने रक्षा करनी है. टू डिफेंड अवर कंट्री मीन्स हमारी कंट्री को हमको प्रोटेक्ट करना है. एंड रेंडर मीन्स सेक्रीफाइस या सेवा. जब भी हमारी कंट्री को हमारी जरूरत पड़े, means national service, we have to render national service when called upon to do so. means जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमको उसकी सेवा करनी है. to promote brotherhood and establish the dignity of women, ये हमारा है फिफ्थ नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी. ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो भारत के लोग हैं, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, वो आपस में किसी भी मीन्स कास्ट, रिलीजियन, क्रीड, किसी तरह का भी आपस में हम भेदभाव ना रखें, भाईचारे का भाव रखें, ब्रदरहुड का हमारे में मीन्स वो फीलिंग होनी चाहिए एक तरह से सबके लिए. और Establish the dignity of women means जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी बैड कस्टम्स है उनको हमको अबॉलिश कर देना है, मतलब हटा देना है, उसको हमको प्रैक्टिस में नहीं लाना है. ठीक है. नंबर 6 है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर. जो भी हमारी मीन्स हेरिटेज है, ठीक है, हमारी
जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपराएं हैं, उसके इम्पोर्टेंस को हमको समझना है और उसको संरक्षित करना है, मीन्स उसको बचा कर रखना है। Number 7 is to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, है ना, जो मतलब एज अ क्रिएचर यहाँ पर हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे अदर एनिमल्स हो, उनके प्रति हमको कंपैशन रखना है, मीन्स काइंडनेस रखनी है, दया का भाव रखना है। साथ में जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ हो गई, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है ना, उसको हमको प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है। Number 8, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. मतलब कुछ जानने की इच्छा, है ना, उसको हमको बनाए रखना है, कुछ जानने की इच्छा, और जो सोसाइटी में बदलाव है, रिफॉर्म्स है, उसको लाते रहना है। एक साइंटिफिक टेम्पर रखना है हमको, अपना विजन जो है वो साइंटिफिक रहना है, मीन्स किस तरह का टोना टोटका अंधविश्वास जो होता है उस पर बिलीव नहीं करना है। और ह्यूमनिज्म मीन्स मानवता को हमको फॉलो करना है, मानवतावाद को बनाए रखना है। नंबर 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर वायलेंस, मीन्स जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, पार्क है, म्यूजियम्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, ये सारी जगहों को जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जहां पर हम लोग घूमने जाते हैं या जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं एज अ पब्लिकली, सो उन चीजों को हमको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह का वहां पर वॉयलेंस नहीं करना है, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करना है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबका उस पर बराबर अधिकार है। नंबर 10, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. अपने देश को और ऊंचा बढ़ाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हमें चाहे बोले कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, हमको ट्राई करते रहना है, अपने प्रयासों को जारी रखना है और उसके लिए हमको आगे बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयत्नशील रहना है, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है उस चीजों के लिए, नई नई ऊंचाइयों पर अपने देश को पहुंचाने के लिए। नंबर 11 इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट और द गार्जियन to his her child or what between the age of 6 and 14 years. As a parent, as a guardian, हमें अपने बच्चों को जो कि 6 to 14 years के हैं, उनको हमको एजुकेशन दिलाना है। ये जो नंबर 11 जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू मीन्स इंसर्ट की गई थी। ये 11th नंबर, पहले तो था कि देखो जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सबको ही दिया जाना चाहिए, हर एक बच्चे को अधिकार है एलिमेंट्री एजुकेशन का, लेकिन ये कैसे होगा? गवर्नमेंट तो हर एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे रही है एजुकेट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रही है, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस चला रही है ताकि जो बच्चे हैं एजुकेट हो, पर एज अ पेरेंट हमारी भी ड्यूटी है, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको हम मीन्स कंपल्सरी एजुकेट करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो पास हुआ था, जिसके तहत मतलब सबको बच्चों को एजुकेशन मीन्स जरूरी थी, कंपल्सरी एजुकेशन थी, पर उसे एज अ ड्यूटी बना दिया गया यहाँ पर, है ना, एज अ फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया कि एवरी पेरेंट हैज ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर वार्ड एज इट इज देयर ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज 1 to 11। इसको हमको बाय हार्ट लर्न करना है बच्चों, जो हमारे जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो राइट्स हैं, ये सारा कुछ हमको बाय हार्ट लर्न करना है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है, सो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और you can ask to me that doubts in our online session. Okay, bye.